हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश, जो बिहार बोर्ड क्लास 12 सेंटर एग्जामिनेशन 2020 में पूछा गया है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव आंसर की डिस्कस किए हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन बी में आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 से 18 तक क्वेश्चन है, जिसमें से आपको किसी 10 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, टोटल मार्क्स 20 मार्क्स मिलेंगे। तो हम यहाँ पे 1 से 18 टोटल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको आगे की एग्जामिनेशन में भी काम आए। तो पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण की एसआई इकाई तथा विमा लिखे, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई यूनिट और डायमेंशन पूछ रहा है। तो हम जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के फार्मूला से m = NIA, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, I क्या है, करेंट है, A क्या है, किसी चालक तार का एरिया। तो यहाँ पे n तो कांस्टेंट रहेगा, तो I का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा यूनिट क्या आ गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका हमें वीमा निकालना है, डायमेंशन फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, इसी का यूज़ करके हम डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। आई को क्या लिख सकते हैं हम, चार्ज बाय टाइम। टी को क्या लिखेंगे, डायमेंशन फार्मूला टी। एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, एल का स्क्वायर। तो डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए हमें एम भी लेना होगा, मास पे 0 लेंगे, क्योंकि मास के टर्म में भी लिखा जाता है। टाइम क्या हो जाएगा, ऊपर लाएंगे, टी इनवर्स हो जाएगा। एल यहाँ है, एल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर चार्ज को क्यू ही लिखेंगे। तो ये डायमेंशन फार्मूला आ गया। कभी भी डायमेंशन फार्मूला लिखना हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो एम के टर्म में लिखेंगे, मास के टर्म में, टाइम के टर्म में, और लेंथ और जो भी क्वांटिटी दिया हुआ। तो ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर 31.41 माइक्रोकूलाम आवेश है, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व की गणना करें। तो हमसे पूछ रहा है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होगा। तो हम जानते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का फॉर्मूला Q बाई एरिया होता है। Q क्या है, ये चार्ज है। तो यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है 31.41 माइक्रोकूलाम। तो 31.41 माइक्रो क्या लिखेंगे, 10⁻⁻6 कूलाम। अब एरिया जो लिखेंगे, एरिया यहाँ पे क्या है, चालक गोला है, तो गोले का हमें एरिया निकालना है। तो क्या होगा, 4 पाई, पाई का मान क्या, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, ऐसा यूनिट में, 5/100, 5/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.14 से ये कट जाएगा 10 बार में। फिर 5 × 5 25 इंटू 4 100 होगा, 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ ऊपर 10 आया, ये नीचे 100 है तो ऊपर आएगा, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6 है। कूलाम पर एरिया का क्या था, मीटर स्क्वायर। हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया था। इसको सॉल्व करेंगे, 1000 पे पावर क्या होगा, 1000 को क्या लिखेंगे, 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 है, तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा ये। फिर थर्ड क्वेश्चन है, धारा घनत्व तो क्या है, विवेचना करें, यानी करंट डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है। तो हम जानते हैं करंट डेंसिटी जो होता है, इसको J से डिनोट करते हैं। J = क्या होगा, I/A होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहीं से डिफिनेशन निकालेंगे
किसी भी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो धारा पास होता है उसे क्या कहते हैं हम? धारा घनत्व कहते हैं। ये क्या करता है? किसी भी चालक तार में करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को मापता है। अगर इसका हम यूनिट लिखें तो यूनिट इसका क्या होगा? आई का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी धारा घनत्व का अगर हम यूनिट लिखें तो ये होगा। डायमेंशन फॉर्मूला लिखे तो हम क्या करेंगे? करंट को चार्ज में चेंज करेंगे, तो करंट इक्वल टू क्या होगा? Q/T होता है। टाइम को क्या लिखेंगे? T। मीटर स्क्वायर है नीचे, इसको क्या लिखेंगे? मीटर क्या होगा? L, तो L का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा? M के टर्म में लिखेंगे, मास पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा पावर। T को ऊपर लाएंगे, T इनवर्स -1 हो जाएगा। L को ऊपर लाएंगे, क्या होगा? L इनवर्स 2। Q को ऐसे ही लिखेंगे। ये क्या हो गया? धारा घनत्व का डायमेंशन फार्मूला। ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। डिफिनेशन हमने डिस्कस कर लिया। फिर चौथा क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करता है? यानी पूछ रहा है कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स। तो हम जानते हैं इसके फॉर्मूला से ही इसका रिलेशन निकालेंगे। C इक्वल टू जानते हैं K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये परमिटिविटी इनटू एरिया ऑफ प्लेट बाय सेपरेशन बिटवीन प्लेट। तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। परमिटिविटी इसका वैल्यू होता है हमेशा कांस्टेंट। तो ये कैपेसिटर किस पे डिपेंड करेगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। तो कैपेसिटर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये एरिया ऑफ प्लेट है, यानी एक प्लेट ये होगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक प्लेट ये होगा जिस पे निगेटिव चार्ज होगा। ये दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है D है, इस प्लेट का एरिया A है, इस प्लेट का एरिया A है। तो ये एरिया ऑफ प्लेट है, ये सेपरेशन यानी ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। यानी धारिता क्या होगा? प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसके व्युत्क्रमानुपाती करुमानुपाती होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर क्या हो सकता है? एरिया ऑफ प्लेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। धारिता क्या होगा? एरिया ऑफ प्लेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दो रिलेशन यहाँ पूछ रहा था, हमने यहाँ पे 3 रिलेशन लिखा है, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक 2 शर्त लिखे। तो यहाँ पे पूछा है 2 नेसेसरी कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो हम जानते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के 2 कंडीशन जो होता है, पहला कंडीशन जो है कोहेरेंट होना चाहिए, दूसरा क्या है? मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। अब कोहेरेंट का मतलब क्या है? वैसा वेव जो क्या करता हो? आइडेंटिकल वेव को, यानी एक जैसे वेव को क्या करेगा? ये इमिट करेगा, इसका फेज डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। फिर दूसरा क्या है? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक है, मोनोक्रोमेटिक यानी वैसा वेव जिसके पास क्या हो? एक ही वेवलेंथ हो, यानी सिंगल वेवलेंथ हो। तो 2 कंडीशन है, कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश प्रक्षेपित आवेशित कण का मार्ग कैसा होगा? What will be the path of charge particle projected along magnetic field? यानी चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा जब वो प्रोजेक्ट कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो हम जानते हैं लॉरेंज फोर्स से, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल क्या होता है? F इक्वल टू QB साइन थीटा। अब यहाँ पे जो है थीटा हम क्या लेंगे? 0 डिग्री लेंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश यानी पैरेलल जो प्रक्षेपित आवेश है वो प्रोजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही 0 लेंगे, थीटा 0, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री क्या होगा? 0 हो जाएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा
जो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो ज़ीरो लगेगा। इसका मतलब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र इस चार्ज पार्टिकल को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये चार्ज जो होगा, चार्ज पार्टिकल, वो क्या होगा, सीधा पास कर जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, एक सीधी रेखा होगा, सरल रेखा होगा। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का महत्तम तथा न्यूनतम मान लिखे। तो हम जानते हैं न्यूनतम मान होता है 8 होता है, जो D/F लिखते हैं। यही महत्तम मान क्या हो जाएगा, m = 1 + D/F, यानी D/F का मान क्या है, 8 है, इसमें एक जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। न्यूनतम मान 8 और महत्तम मान 9 होता है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, 2 एम्पियर की धारा किसी चालक में 10 सेकेंड प्रवाहित होने पर इनमें 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो चालक का प्रतिरोध निकाले। तो हम जानते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट से H = क्या होगा, फॉर्मूला होता है I² RT। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऊष्मा, ये हीट दिया हुआ है 80 जूल दिया हुआ है। फिर यहाँ पे जो करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। रेसिस्टेंस हमें निकालना है, टाइम यहाँ दिया हुआ है, यहाँ सेकेंड में है तो सही है, अगर मिनट में रहता तो इसे सेकेंड में चेंज करते। तो ये कितना आ जाएगा, ये 80 जूल, ये कितना हो जाएगा 40, ये नीचे आ जाएगा, इधर क्या बचेगा R। तो यहाँ 40 से कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आ जाएगा, प्रतिरोध 2 ओम आ जाएगा। ओम को ऐसे भी लिखते हैं। तो चालक में 2 ओम का प्रतिरोध आएगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग का संक्षिप्त विवरण दे, यानी कार्बन डेटिंग के बारे में पूछा गया। तो कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस है किसी भी कार्बनिक पदार्थ या वैसे वस्तु जिसमें कार्बन कंटेन हो उसका एज पता करने के लिए। यह ज़्यादातर पुराने वस्तु जो प्राचीन काल में जो मिट्टी के अंदर दब गए हो, सड़ गए हो, गल गए हो, उसका एज पता करने के लिए किया जाता है। किसकी हेल्प से, इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन के आइसोटॉप्स को जानते हैं, फिर उनके आइसोटॉप्स का एज पता करते हैं कि कौन सा आइसोटॉप्स इसमें उपस्थित था। तो इट इज़ ए प्रोसेस टू डिटरमाइन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल और ऑर्गेनिक मैटर बाय यूजिंग रेडियो आइसोटॉप ऑफ कार्बन। इसे हम C14 डेटिन भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिक मैटर वस्तु में क्या रहता है, कार्बन का ये आइसोटॉप्स प्रेजेंट रहता है। तो इसीलिए हम ज़्यादातर जो फाइंड करते हैं कार्बन डेटिंग में C14 आइसोटॉप्स ही फाइंड करते हैं और इसका डेट पता करते हैं। इससे हमें क्या होता है, जिस वस्तु में ये आइसोटॉप है उसका एज पता चल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। ये पुराने वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, चौक कुंडली क्या है। तो चौक कॉइल के बारे में पूछा है। तो चौक का मतलब ही होता है ब्लॉक करना, किसी चीज़ को रोकना। तो चौक कॉइल क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट में तो चौक कॉइल क्या होता है, कॉइल होता है कॉपर वायर का, जो किस पे होगा, लेमिनेटेड आयरन कोर पे या सॉफ्ट आयरन कोर पे क्या होगा, लिपटा हुआ होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, चौक कुंडली क्या है, यानी चौक कॉइल के बारे में पूछा है। तो चौक कॉइल एक कॉइल होता है जिसपे कॉपर वायर
फिर 10 नंबर क्वेश्चन है चौक कुंडली क्या है। चौक कॉइल के बारे में पूछा है। तो एक कॉइल है कॉपर वायर का जो सॉफ्ट आयरन कोर या लेमिनेटेड आयरन कोर पे क्या होगा, लिपटा हुआ रहता है, जिसका रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध बहुत कम होता है, न के बराबर। ये क्या करता है, एसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है। जैसे हम यहाँ पे कोई आयरन कोर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, इस पे क्या रहता है, कॉपर वायर लपेटा हुआ रहता है इस तरह से। इसको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। अगर हम चौक कॉइल ना डालें ऐसी सर्किट में तो क्या होगा, एनर्जी जो होगा, एनर्जी का लॉस होगा हीट के फॉर्म में के लिए। अगर हम इसकी जगह पे किसी दूसरे डिवाइस को यूज़ करते तो वो क्या करता, एनर्जी का लॉस ज़्यादा करता, क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होता। तो इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालें। तो हमें ए बी के बीच में निकालना है, तो हमें पैटर्न पकड़ना होगा। तो ये देख रहे हैं 4 ओम 4 ओम 4 ओम, ये क्या है, एक सीरीज में जुड़ा हुआ है, एक साथ है, कहीं पे ब्रेकिंग नहीं है। तो ये क्या होगा सीरीज में, तो सीरीज में हम जानते हैं सीरीज में क्या होगा, जुड़ जाएगा 4 + 4 + 4, ये कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा। फिर ये 12 ओम आ गया, इस तार के पैरेलल है, इस वायर के क्या होगा, ये पैरेलल होगा, ये 12 ओम। पैरेलल जब है तो हम जानते हैं जब रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ओम और 12 ओम पैरेलल में होगा, तो 6 × 12 + 6, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 12 × 6 = 72, ये 18, 4 से कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, तो 4 ओम आ जाएगा। अब ये दोनों वायर मिला के, ये जो वायर आया था, ये दोनों वायर मिला के पैरेलल में कितना आ गया, 4 ओम। तब एक वायर बन गया, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम। तो फिर ये क्या आ गया, सीरीज में आ गया। तो फिर सीरीज में हम फार्मूला लगाएंगे, 2 ओम, ये जुड़ के कितना आया था, 4 ओम आया था, 4 ओम प्लस ये 2 ओम, कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, 8 ओम का प्रतिरोध आएगा ए एंड बी बिंदु के बीच में। ये आंसर हो जाएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर के ऊर्जा क्षय को नामांकित करें। तो इसमें जो एनर्जी लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, उसका नाम लिखना है। तो 2 एनर्जी लॉस होते हैं, एक तो लोड लॉस होगा, एक नो लोड लॉस होगा। एक लोड लॉसेज, एक नो लोड लॉसेज। लोड लॉस को हम कभी कभी वाइंडिंग लॉसेज भी कहते हैं। वाइंडिंग लॉसेज भी कहते हैं। नो लोड लॉस को कोर लॉस भी कहते हैं। अब ये किसकी वजह से आता है, कोर लॉस जो आएगा ट्रांसफार्मर में, जो लेमिनेटेड स्टील वायर होगा उसमें रेजिस्टेंस की वजह से नोड लोड लॉस आता है। लोड लॉसेज या वाइंडिंग लॉस कब आएगा, जब ट्रांसफार्मर के कॉपर या एल्युमिनियम वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस आता है उसकी वजह से क्या आएगा, लोड लॉसेज आता है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, वाइंडिंग लॉसेज भी कहते हैं। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में होल से आप क्या समझते हैं, यानी सेमीकंडक्टर में जो होल होता है उससे आप क्या समझते हैं, उसके बारे में पूछा है। तो सेमीकंडक्टर हम जानते हैं जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम का होता है। अगर सेमीकंडक्टर में जैसे हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टूटने लगेगा। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है जनरली,
कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने पोजीशन से अलग हो जाएगा। अगर अपने पोजीशन से जाता है तो वहाँ पे एक वैकेंसी आ जाएगी, जो वहाँ पे खाली जगह बचेगा उसी को क्या कहते हैं हम, होल कहते हैं। होल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह होगा। जैसे हम बात करें, दो बैंड होता है सेमीकंडक्टर में, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस बैंड कहते हैं, आप वैलेंस से समझते होंगे। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे वैलेंस सेल कहते हैं। कंडक्शन बैंड में क्या होगा, जो वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कंडक्शन बैंड में। तो जनरली 4 इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर मोस्ट सेल में सेमीकंडक्टर के। तो जैसे इसमें हीट देंगे, जैसे टेम्परेचर हम क्या करेंगे 0 केल्विन से ज़्यादा कर दिए, 0 पे क्या होगा जैसे था वैसे ही रहेगा। जैसे ही 0 से बढ़ाना शुरू करेंगे टेम्परेचर, तो ये क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ चले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा, यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पे खाली जगह बच जाएगा इस टाइप से, इस टाइप से खाली जगह बच जाएगा। तो ये जो खाली जगह बचा इसी को क्या कहते हैं, होल कहते हैं। ये जो बीच में गैपिंग है ये एनर्जी गैपिंग है, ये एनर्जी गैपिंग है। एनर्जी गैपिंग जो होता है सेमीकंडक्टर में जनरली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। अगर हम मेटल की बात करें तो एनर्जी गैप होता ही नहीं है, क्योंकि मेटल में जो पार्टिकल होते हैं बहुत क्लोजली पैक होते हैं, इसीलिए उसमें कुछ स्पेस नहीं रहता। सेमीकंडक्टर में कुछ थोड़ा स्पेस रहता है। अगर इंसुलेटर की बात करें कुचालक की, तो उसमें क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा एनर्जी गैप, क्योंकि उसमें पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर पे रहते हैं, जो जैसे नॉन मेटल हो गया। तो ये होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए, जो खाली जगह बचता है उसी को क्या कहते हैं, होल कहते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में होता है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन मॉड्यूलेशन, राइट इट्स टाइप। तो मॉड्यूलेशन हम जानते हैं ये क्या करता है, डाटा को कन्वर्ट करता है रेडियो वेव में, किसके द्वारा, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के द्वारा। साथ साथ हमें क्या देता है, सिग्नल का इंफॉर्मेशन भी देता है। अब इसके टाइप्स जनरली 3 टाइप्स होते हैं, FM, AM एंड PM। आपको याद रहेगा हमेशा। FM यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। AM क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। PM क्या है, फेज मॉड्यूलेशन। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH इसके ऊर्ध्व घटक BV का √3 गुना है, तो इस स्थान पर नति कोण यानी डीप एंगल या इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, उसका मान निकालना है। तो हम जानते हैं डीप एंगल जो होता है टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होगा, इसका एंगल होता है। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें 10 ऑफ एंगल ऑफ डीप को डेल्टा से हम बताते हैं, क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, BH जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड √3 गुना है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम क्या करेंगे, इसमें BH के जगह पर √3 इंटू BV डालेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 डीप एंगल BV √3 BV, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1/√3। 1/√3 10 में कितने डिग्री का मान होता है
30 डिग्री का, तो एंगल ऑफ डिप क्या आ गया, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, ये लेंस का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को उतने ही अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक यहाँ पे सेम है, उतने ही अपवर्तनांक वाले तरल में रखा जाता है। इस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी बताएं। तो एक उत्तल लेंस है, उसको रखा जाता है तरल यानी लिक्विड में रखा जाता है, जिसका अपवर्तनांक भी क्या है, सेम है, दोनों का 1.5 है। तो फोकस दूरी निकालना है, तो हम जानते हैं लेंस मेकर फार्मूला से 1/f इक्वल टू क्या होता है, म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पे जो है अपवर्तनांक क्या लेंगे, अपवर्तनांक लेंगे उत्तल लेंस का बटा माध्यम क्या है, तरल माध्यम है, तो क्या हो जाएगा 1/f म्यू क्या लेंगे, उत्तल लेंस का अपवर्तनांक बटा क्या होगा, तरल माध्यम का अपवर्तनांक, दोनों का यहाँ पे सेम दिया हुआ है, ये भी 1.5 होगा, -1, ये क्या होगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 को जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, यानी 1/f 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर जैसे ही पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/0, इसको क्या लिखते हैं अनंत, यानी फोकस जो आएगा, फोकस दूरी अनंत आएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होगा, ये जो रे ऑफ लाइट आएगा इसमें से वो सीधा पास कर जाएगा, कहीं मुड़ेगा नहीं। तो ये लेंस कैसा एक्ट करेगा, एक प्लेन लेंस के जैसा, प्लेन लेंस के जैसा एक्ट करेगा, या ग्लास के जैसा जो एकदम क्या होगा समतल होगा, इससे रे ऑफ लाइट सीधा पास करेगा, वो अनंत तक जाता रहेगा, तो फोकस दूरी इन्फिनिटी आएगी। यहाँ पे लॉजिक गेट का क्वेश्चन दिया हुआ है, 17 नंबर क्वेश्चन, नैन गेट की सत्यता सारणी तथा बूलियन व्यंजक लिखें, यानी बूलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ टेबल पूछ रहा है नैन गेट का। तो हम जानते हैं नैन गेट जो होता है वो आपका एंड गेट प्लस नॉट गेट से मिलके बनता है, इसके आउटपुट और इसके इनपुट से जुड़ा रहता है। तो अगर नैन गेट का लॉजिक सर्किट लिखें तो ये होगा, एंड गेट का सिंबल क्या होगा, ये होता है, इसमें इनपुट हमने दिया है ए बी, ये इनपुट है, इसका आउटपुट क्या निकला, जैसे मान लिए वाई डैश निकला। फिर इसके आउटपुट में हमें क्या जोड़ना है, नॉट गेट जोड़ना है, तो नॉट गेट का हम सिंबल जानते हैं, लॉजिक सर्किट का सिंबल, इस पर नॉट लगा देंगे। अब ये वाई डैश है, यहाँ से क्या निकलेगा, वाई के फॉर्म में निकलेगा, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसका लॉजिक सर्किट एक और होता है, डायरेक्ट एंड गेट लिखे, इस पर नॉट लगा दिए, ये इनपुट था ए बी, ये आउटपुट क्या निकला, वाई निकला। तो हम जानते हैं अगर इसका हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखे तो एंड गेट का क्या होता है बूलियन एक्सप्रेशन, ए इंटू बी होता है। अब ए इंटू बी में हमें नॉट लगाना है, तो क्या होगा y इक्वल टू ए बी पे नॉट हो जाएगा, यानी बाहर हो जाएगा। ये आपका क्या आया, बूलियन एक्सप्रेशन आया, बूलियन एक्सप्रेशन आया। ये ट्रूथ टेबल लिखना है तो 4 कंपोनेंट लेंगे, ए बी वाई डैश वाई। तो जैसे हम ट्रूथ टेबल लिखते हैं तो इसमें 4 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 और ये चौथा।
यहाँ पे क्या लेंगे, इनपुट ए बी, ये वाई डैश, ये वाई। अब जैसे यहाँ पे ज़ीरो डालेंगे, इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। ज़ीरो का नोट करेंगे, वन आएगा। अगर यहाँ पे ज़ीरो डालें, यहाँ पे वन डालें, ये दोनों का मल्टीप्लाई ज़ीरो होगा। ज़ीरो का फिर नोट लेंगे, क्या आएगा, वन आएगा। ये वन, ये ज़ीरो ले, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ज़ीरो का क्या आ जाएगा, ये वन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं, ये वन ले, ये वन ले, तो वन का मल्टीप्लाई क्या आएगा, वन आएगा। अब वन का नोट करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया, ये बूलियन एक्सप्रेशन हो गया, ये लॉजिक सर्किट, ये भी होता है, ये भी होता है। ये एक्स्ट्रा हमने बताया, आपको आगे काम आएगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का अल्फ़ा एवं बीटा पैरामीटर क्या है, इन दोनों में क्या संबंध है। तो ट्रांजिस्टर हम जानते हैं इस टाइप का होगा। इसमें दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक NPN, एक PNP। यहाँ पे जो होगा बेस करंट, ये कलेक्टर करंट, ये इमीटर करंट होगा। ये फिर ये बेस करंट, ये कलेक्टर, ये इमीटर। एक में डायरेक्शन जो लेंगे इस टाइप से लेंगे, एक में डायरेक्शन अपोजिट लेंगे, इसका अपोजिट। तो जैसा कि हम जानते हैं इसमें तीन टाइप के कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है ये। एक तो होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, फिर दूसरा होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, फिर तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम CB कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो CB कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अल्फ़ा को लेते हैं। अल्फ़ा क्या होता है, कलेक्टर करंट बाय इमीटर करंट। अल्फ़ा को क्या कहते हैं हम, करंट गेन कहते हैं। इट इज़ अ रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द इमीटर करंट। एंड बीटा को जो लेते हैं हम CE कॉन्फ़िगरेशन में लेते हैं, यानी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में लेते हैं। ये भी क्या होता है, बीटा भी करंट गेन ही होता है। अब ये किसका रेशियो होता है, कलेक्टर करंट बाय बेस करंट का ये रेशियो होता है। किस मोड में होता है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है। दोनों करंट गेन है, मगर इसको किस में लेते हैं हम, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। इसको किस में लेते हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। अब हमें इसमें रिलेशन निकालना है। तो एक हम रिलेशन जानते हैं, ये तीनों करंट का जो कंपोनेंट है, इमीटर करंट जो होता है, इमीटर करंट जो होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के सम के बराबर होता है। अब हमें रिलेशन निकालना है, तो इसमें क्या करें, अब दोनों में देखिए अल्फ़ा बीटा में C कॉमन है, तो यहाँ C से अगर हम डिवाइड दे दें IC से डिवाइड दे, तो ये क्या हो जाएगा, IE/IC प्लस IB/IC। इसको IC से ही डिवाइड दिए तो ये 1 हो गया। अब IE/IC तो क्या लिख सकते हैं, 1/अल्फ़ा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे IC/IE अल्फ़ा है, तो IE/IC इसका उल्टा करेंगे क्या होगा, 1/अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1/अल्फ़ा, इसको लिखें। ऐसे ही आप इसको उल्टा कर दें, IB/IC क्या हो जाएगा, 1/बीटा प्लस 1। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस बीटा बाई बीटा। अब इसको उल्टा करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो बीटा ऊपर आ जाएगा बाई
1 प्लस बीटा, तो अल्फ़ा बीटा में ये रिलेशन आया, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा के फॉर्म में आ गया। अगर अल्फ़ा के फॉर्म में निकालना है तो आप 1 को इधर ले आए, इधर सॉल्व करेंगे तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा। तो यहाँ से आप रिजल्ट याद रखिएगा कि बीटा का वैल्यू जो आएगा हमेशा अल्फ़ा से ज़्यादा आएगा। इसीलिए ट्रांजिस्टर में हम क्या करते हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन होता है बीटा का वैल्यू वो ज़्यादा होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से। तो बी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा अल्फ़ा से। तो ये आपका रिजल्ट था। यहाँ पे हमने 18 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका कमेंट के माध्यम से आंसर दिया जाएगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके ऑब्जेक्टिव, मैथमेटिक्स के एंड केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर ये हेल्प आपको किया हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।